पहुंचते थे, लड़ाई लड़ते थे और बहुत कमिटमेंट के साथ, बहुत पैशन के साथ, जज्बे के साथ आप लोगों ने वो पूरा मुश्किल वक्त जो है वो गुजारा। और जो ये बात इन्होंने अभी कही कि अदालत के फर्श पे पसीना गिरा होता था, ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब मुझे अब ये भी याद आता है कि जब मेरी वालदा का इलेक्शन था, मरहुमा कुलसूम नवाज शरीफ का NA 120 था, तब उसमें जिस तरह आप सब ने मेरे हाथ बाजू बन के आपने मेरा साथ दिया और आप मैदान में उतरे, एक एक पोलिंग स्टेशन पे आपने अपनी ड्यूटी संभाली, उनकी धांधली को रोका उसको, और वो जो हमारे अरेस्ट हो रहे थे और जो हमारे कारकुनों के साथ ज्यादती हो रही थी, वहाँ पर आपने जिस तरह से उनको लीगल एड दी, जिस तरह से आपने उनको लीगल प्रोटेक्शन दी, मैं दिल की गहराइयों से सब चीज़ों की न सिर्फ कदरदान हूँ बल्कि वो चीज़ें मुझे याद हैं। ये भी नवाज शरीफ साहब के बयानिया जो था, वोट को इज़्ज़त दो, और जो ज़्यादतियाँ उनके साथ हुई, जो नाइंसाफ़ियाँ उनके साथ हुई, जो उनके लिए अदल के अलहदा मेयार कायम किए गए, उस पे आप सब ने जो अपना रोल प्ले किया, मैं ये समझती हूँ कि वो बहुत लायक तहसीन है। और उनके बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए जो किरदार आपने अदा किया है वो नाकाबिले फरामोश है, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे ये भी याद है कि जब मियाँ साहब GT रोड से निकले और वो जो अदालती फ़ैसले थे जिसमें पैनामा केस था, जो बदनाम ज़माना इकामा केस था, उसके बाद जो वकला कन्वेंशन हुआ जिसमें आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की और उसमें आपने ये नारा दिया, ये जो काला कोट है मियाँ तेरा वोट है, ये मुझे वो दिन भी अच्छी तरह याद है। और उसके बाद वो जो नारा था उसने एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर ली। तो ये उसकी जो उसका ओरिजिन था वो आप सबकी जिद्दोजहद में था। तो मुझे इस चीज़ का एहसास है, मुझे इस चीज़ का भी एहसास है कि शायद लीडरशिप के लेवल पे वो आपको तवज्जो नहीं दी गई, वो रसाई नहीं दी गई जो आपका हक था। तो ये मीटिंग मैंने आज इसलिए भी बुलाई है कि सबके साथ मेरी जो है एक इनिशियल मुलाकात हो जाए, उसके बाद हम ये जो रवाबित हैं, जो कांटेक्ट है, उसको हम अलाइव रखेंगे, उसको बढ़ाएंगे, अपने वकला के विंग को न सिर्फ स्ट्रेंथन करेंगे बल्कि उनको वो जगह देंगे जिसके वो हकदार हैं इंशाल्लाह। मैं यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगी, जिस तरह से उन्होंने तंजीम पूरे पंजाब में बनाई वकला की, उन्होंने इसको तवज्जो दी। आई थिंक हमारे पास एक बहुत अच्छी फाउंडेशन है जिसके ऊपर हम बिल्ड कर सकते हैं और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे और आज के बाद करेंगे, विदाउट डिले करेंगे। मैं ये, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो रोल आप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को अवेयरनेस है, आप लोग इस मुल्क के आइन को, कानून को, लॉ को जानते हैं, मुल्की हालात को जानते हैं और उसको बड़े जो अवेयरनेस है आपको उसमें कोई शक नहीं है। तो जिस तरह आप मेरे मददगार हो सकते हैं, पार्टी के मददगार हो सकते हैं, आपको इस्तेमाल ना करना मेरा ख्याल है पार्टी का अपना लॉस है। और मैं ये चाहूँगी कि हम उस खला को अब पूरा करें और मैं आपके साथ मिल के बैठूँगी, हम इंशाअल्लाह ताला आपके भी हाथ मजबूत करेंगे ताकि आप हमारे भी हाथ मजबूत करें। और आज जो मैंने ये मीटिंग बुलाई है, ये मेरी लॉन्ग ड्यू थी, ओवर ड्यू थी, बल्कि मैं डिवीज़न के दौरों पे मैं बिज़ी थी। और ये भी सच है कि इलेक्शन जो था वो 30 अप्रैल को अनाउंस हो गया था, तो हमारे पास टाइम की कमी थी और उस पर मुझे अपने जो डिवीज़न के दौरे थे वो मुकम्मल करने थे। वहाँ पर मुझे जो अपने कैंडिडेट्स हैं उनसे मिलना था, उनकी फाइनलाइजेशन करनी थी, उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी थी, उनका वो जो पार्टी है उसको वहाँ पर देखना था। तो मेरे पास टाइम की कमी थी, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी यही थी कि जैसे ही मुझे फुर्सत मिले मैं वकला के साथ, अपने PMLN के जो लॉयर्स विंग है उनके साथ मीटिंग करूं। मुझे एहसास है कि आप लोगों से मिलना मेरा कितना ज़रूरी था। तो अब ज़रा इलेक्शन डिले हुआ है तो मुझे मौका भी मिला आप सबसे बात करने का। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह आपने लॉयर्स मूवमेंट में जब जुडिशरी की बहाली की मूवमेंट हो, या वोट को इज़्ज़त दो की तहरीक हो, या वो जो नवाज शरीफ साहब के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं
उसमें जो आवाज़ बुलंद करनी हो, हक की आवाज़, कानून के लिए जो आपने आवाज़ बुलंद की, पाकिस्तान की अदलिया के लिए जो आपने अदल के लिए आवाज़ बुलंद की, मेरा ख्याल है कि उस सबसे ज़्यादा आज पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। आपकी जमात को आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है, नवाज शरीफ साहब को आपकी ज़रूरत है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो क्राइसिस है पाकिस्तान में, उस सिचुएशन में पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है और पाकिस्तान आपको आवाज़ दे रहा है। इसलिए मैंने आज ये मीटिंग यहाँ पर बुलाई है। इसमें कुछ बातें हमें तय कर लेनी चाहिए, कुछ बातें हमें आज डिस्कस करनी चाहिए। जो मुल्क के हालात हैं वो हमें आज डिस्कस करने चाहिए, जो रियलिटीज़ हैं आज की वो हमें डिस्कस करनी चाहिए। जिस तरह मैं जो अपनी तकारीर में बात करती रही हूँ कि इस मुल्क में जो तराजू है उसके दो पलड़े बराबर नहीं हैं, तो पहले तराजू के पलड़े बराबर करो, फिर इलेक्शन कराओ। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग इलेक्शन से नहीं डरते, हम लोग सेलेक्ट होके नहीं आते, हम इलेक्ट होके आते हैं। जो सेलेक्ट होके आता है उसको फिक्र होनी चाहिए। और कल आपने शेख रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी, उनकी जो पूरी सियासत है पीटीआई की, वो इस चीज़ पे बेस करती है कि कौन सी तकर्री कब हो रही है। तो कल उनके मुंह से ये बात निकल गई जलसे में लाहौर के, कि जो ये चाहते हैं कि जो अक्टूबर में इलेक्शन इसलिए हों क्योंकि उसमें ये चीफ जस्टिस चले जाएंगे, दूसरे चीफ जस्टिस आ जाएंगे। तो मुझे उससे ये अंदाज़ा हुआ कि इनकी जो सियासत है वो सारी तकर्रियों के इर्द गिर्द घूमती है। पहले इनके साथ वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार थे जो अब जा चुके हैं, तो अब इन्होंने जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ढूंढ ली है जिसके ऊपर ये तकिया करके बैठे हुए हैं। और जो लॉन्ग मार्च इन्होंने पहले किया उसमें इनका यही था कि वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट होनी थी उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, उसको रोका जाए, क्योंकि इनकी पूरी सियासत अपॉइंटमेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है, बैसाखियों के इर्द गिर्द घूमती है। इनकी पूरी सियासत जो है वो सहूलतकारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक सहूलतकार चले गए, उन्होंने कानों को हाथ लगाया। आपने जनरल बाजवा साहब का इंटरव्यू सुना, वो कहते हैं कि ये खुद लाने वाले हैं उसको, और वो कहते हैं कि ये ख़तरनाक आदमी है मुल्क के लिए। और अब जो उनके जो रिमेन्स हैं, जिनको रेमिनेंट्स हैं, या जो वेस्टेजेस जिनको मैं कहती हूँ, या उनकी जो बाकियात हैं, 3-4 लोग जो जुडिशरी में हैं, ये उन पे तकिया करके अब बैठे हुए हैं। तो और आप ये देखें कि जिस तरह से मैंने पाकिस्तान की कम से कम तारीख़ में मैंने ये कभी होते नहीं देखा। आप लोग उसको मेरे से ज़्यादा गौर से, बल्कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे कि एक शख्स जिसने ब्रेजनली, ब्लेटेंटली उसने पाकिस्तान के कानून को फ्लाउट किया, पाकिस्तान के कानून को पाँव के नीचे रौंदा। पुलिस ने जब अदलिया ने उसको कहा कि आओ और पेश हो, वो शख्स नहीं गया। वो अपने घर में छुपा रहा। कभी उसने प्लास्टर का बहाना बनाया, कभी उसने बीमारियों का बहाना बनाया, कभी उसने जो है वो जान को मेरी ख़तरा है उसका उसने बहाना बनाया। वो नहीं गया। और जब वो गया, उसने जत्थे लेकर हमला आवर वो हुआ, लाहौर हाई कोर्ट में भी, जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में भी। मुझे पाकिस्तान की तारीख़ में आप बताएं कब इन आंखों ने, या एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, या आप एज स्टूडेंट ऑफ लॉ, आपने कब देखा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी को ये सहूलत हासिल हुई हो? और अभी नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में इसको किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। नवाज शरीफ साहब के ऊपर पनामा के मुकदमात थे तो इकामा निकाल के ले आए, बेटे से तनख्वाह निकाल। मैं भी अपनी दुनिया का, पूरी दुनिया का ये वाहिद केस है जिसमें सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया में जो अदलो इंसाफ है उसका सर शर्म से झुक गया कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल के आपने उसको सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसके पास एक एक्सपायर्ड इकामा था और उसने अपने बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी वो नहीं ली। मतलब इतने बड़े बड़े लीगल माइंड्स बैठे हुए थे और ये फैसला आपने किया। और उसके बाद जब कल जनरल बाजवा साहब ने ये बात कही कि बेगमात के कहने पर ये फैसले होते हैं और बेगमात के प्रेशर पे ये फैसले होते हैं, तो बेगमात का जो फ़ैन क्लब है, हमने तो हमेशा ये सुना था कि कानून अंधा होता है, इंसाफ अंधा होता है, वहाँ पर कानून पर फैसले होते हैं। मुझे तो पहली दफ़ा पता चला है कि बेगमात के कहने पर भी फैसले होते हैं। और इसका सबूत पूरी कौम ने देखा कि जब पनामा बेंच का जिस दिन फैसला अनाउंस होना था
तो नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करना था। इनके बीवी बच्चे, चाहे वो जस्टिस खोसा हो या वो जस्टिस साकिब निसार हो या बाकी पैनामा बेंच के लोग, इनके बच्चे और बीवियां अदालत में मौजूद थे। उनको फैसले का पहले से इल्म था। उनके फेसबुक अकाउंट्स, उनके ट्विटर अकाउंट्स आप उठा के देख लें। उस दिन उन्होंने फैसले से कुछ घंटे पहले न सिर्फ एक्साइटमेंट का इजहार किया था, बल्कि उनको फैसले का पता था, जिसका मतलब है कि जनरल बाजवा ने जो कल बात की वो बिल्कुल ठीक की थी कि आइन और कानून पर फैसले नहीं हो रहे थे, एक जातीय नाद पर फैसले हो रहे थे और बेगमात के और बच्चों के कहने पर फैसले हो रहे थे। ये पाकिस्तान में आइन और कानून का इतना बड़ा मजाक आज से पहले कम से कम मैंने तो नहीं देखा। आप लोग बताएं, आपने कभी इस तरह का कोई भी चीज़ इंसान के सुनने में आई हो? और फिर आज आप देखें, वो शख्स का नहीं जाता अदालत में, वो छुप के बैठता है, अदालत को फ्लाउट करता है और बड़ी ढिठाई के साथ करता है। और फिर भी जब भी वो अदालत में जाता है, उसको थोक के हिसाब से जमानत मिलती है। उसको एक एक दर्जन जमानत जो है वो विद स्ट्राइक ऑफ पेन मिलती है। 12-12 मुकदमों में उसको 5 मिनट के अंदर जो है वो मिलती है। तो नवाज शरीफ साहब के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई थी। उनके मुकदमे झूठे थे, सच्चे नहीं थे। यहाँ पर टिरियन खान का मुकदमा है, सच्चा है, ना उगल सकता है ना निगल सकता है। कोर्ट में पेश नहीं होता क्योंकि जानता है कि मुकदमा सच्चा है। यहाँ पे तोशा खाना के बारे में बड़ी बात होती है कि सब ने तोशा खाना के तोहफे लिए, ज़रूर लिए होंगे। मैं ये नहीं कहती कि बाकी लोगों ने नहीं लिए, लेकिन ये पहला शख्स है जिसने तोहफे चोरी किए। पाकिस्तान की 76 ईयर्स की हिस्ट्री में किसी भी सरबराह ने या किसी भी पॉलिटिशियन ने या किसी भी हुकूमती ओहदेदार ने कभी वो तोहफा चोरी नहीं किया। उसका एक तरीक़ाकार है। उसका तरीक़ाकार ये है कि जो आपको तोहफा मिलता है आप उसको जमा कराएं और वो एक उसका सेट होता है परसेंटेज। उस परसेंटेज के ऊपर जो है वो पे करते हैं और उसके बाद वो तोहफा आप लेते हैं। ये पहली बार हमने सुना कि एक रियासत के सरबराह ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए उसने वो तोहफे तोशा खाना में जमा नहीं कराए, अपने घर में जमा कराए। उसकी जो वाइफ है, खातून अव्वल है, वो उसकी ये ऑडियो, एक सेकंड जी प्लीज जरा खामोशी इख्तियार करें काइंडली। उसकी ऑडियो जो है वो आती है और वो कहती है कि वो जो तोशा खाना के तहाइफ हैं वो आपने गेट पे क्यों रखे, उनकी तस्वीर क्यों ली, वो आपने घर के अंदर क्यों नहीं भेजे और आपने रिकॉर्ड क्यों रखा, देयर बाय मीनिंग कि मैं चोरी करने जा रही थी, आपने उसकी तस्वीर क्यों खींची। और वो उन्होंने बगैर तोशा खाना में जमा कराए हुए उनको पहले दुबई में बेचा, करोड़ों में बेचा। अगर 1 करोड़ का तोहफा था उसको 20-20 करोड़ में बेचा। उसके बाद उस को मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू वो पैसा जो है वो किसी प्रॉपर्टी टाइकून के जहाज में रख के फरा गोगी उसको लेकर आई। वो पैसा किधर गया, किस अकाउंट में गया, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता। अगर इसको मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहते तो किसको कहते हैं। उसके बाद उसको जमा नहीं कराया, उसकी एक छोटी सी परसेंटेज जमा करा दी बेचने के बाद तोशा खाना के अंदर, और उसके बाद भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसको आपने डिक्लेयर नहीं किया और जब आपको ये पता चला कि आपके ऊपर ग्रिप टाइटन हो रही है, आपके गले में जो फंदा है वो एहतसाब का डाला जा रहा है या आपकी हुकूमत जा रही है, तो जल्दी जल्दी जो है वो डिक्लेरेशंस वो भी झूठी इन्होंने जमा कराई। तो पाकिस्तान का कानून किधर सो रहा है। इकामा पर एक आप वज़ीर आज़म को निकाल सकते हैं, ये तो ग्लेयरिंग चीज़ें, इनके ऊपर वो कोर्ट नहीं जाता क्योंकि वो जानता है कि तोशा खाना भी सच्चा है। फॉरेन फंडिंग में जो ECP का डिसीजन आया है, वो डिसीजन में जिस किस्म के ब्लेटेंट और वो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है हर पेज के ऊपर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लॉयर्स हैं, आप उसको वो रिफ्यूट कर सकता है कोई। और अगर वो केस सच्चा ना होता तो 7 साल ये सांप बनकर उसके ऊपर ना बैठा रहता। 7 साल इसने एस्टैब्लिशमेंट की मदद से और फिर अपनी हुकूमत जो 4 साल रही है उसमें इसने वो केस खुलने नहीं दिया फॉरेन फंडिंग का। उसकी वजह यह कि हाथ रंगे हुए थे, लेकिन कोई अदालत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। किसी अदालत में वो पेश होने से इनकारी है। कोई अदालत पूरा अपना जोर लगा के उसको अदालत में पेश नहीं कर सकी, और जब जाता है तो जत्थे लेकर अदालत पे हमलावर हो जाता है। मैं गुजरी हूँ उस प्रोसेस से, 100 से ज़ायद पेशियाँ मेरी हैं झूठे मुकदमात पे। नवाज शरीफ साहब की 200 से ज़ायद पेशियाँ झूठे मुकदमात में। ये आपके पास सामने राना सनाउल्लाह बैठे हैं, झूठा मुकदमा इन पे बना। हमें एक दिन बताएं कि हम कभी जत्था लेकर गए हों कोर्ट के अंदर। हमारे तो दिमागों में भी ये बात नहीं आती थी, जानते हुए कि ये इंतकाम है, जानते हुए कि ये झूठे मुकदमात हैं, हम लोग एक शरीफ शहरी की तरह कोर्ट के सामने पेश होते रहे।
फैसला सही था गलत था, उस बहस से कतई नजर उस फैसले को तस्लीम किया, कोर्ट के आगे सरेंडर किया, झूठी सजाएं भुगती, और ये देखें वो कोर्ट में पेश ही नहीं हो रहा। और उसके बाद जब पुलिस जाती है जमान पाक में, कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करा, पुलिस कोई किसी जातीय नाद में हमारी तरह जब हमारे घरों पे अटैक्स होते थे विक्टिमाइजेशन करने के लिए पुलिस नहीं जाती, पुलिस जाती है इसको वहां पर कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करने के लिए। तो वहां पर जमान पाक से पुलिस के ऊपर हमला होता है, वहां से पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके जाते हैं, वहां से गुलेलें चलाई जाती हैं, वहां से पुलिस वालों के सर फाड़े जाते हैं, सर तोड़े जाते हैं, उनको वो बेचारे गिरे पड़े थे, पूरी रियासत के ऊपर हमला हुआ वहां से, सिर्फ इसलिए कि पुलिस वहां पर कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करने गई। पाकिस्तान का आईन और कानून कहां सो रहा है? क्यों उस पर कोई एक्शन नहीं होता? क्यों ये बाकियों से सुतेलों वाला सलूक होता है, यहां से लाडले वाला सलूक होता है? कौन है इसको जो अभी आज भी प्रोटेक्ट कर रहा है? मैं ये पूछती हूं, कौम को ये सवाल पूछना चाहिए। भाई आप हमेशा से ये भाषण देते आए कि अगर आपने कोई चोरी नहीं की, अगर आपका दामन दागदार नहीं है तो जाएं जाके जवाब दे दें। भाई आपका दामन दागदार नहीं है तो जाएं जाके जवाब दें। आप क्यों छुपे हुए? क्यों आप पूरी कानून को आपने जो है वो उसके अपने मुकाबले पे रखा हुआ है? ये सवाल हैं जो करने वाले बनते हैं। इन सवालों को पूछना आपको भी चाहिए। इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है क्योंकि आप आइन को समझते हैं, आप कानून को जानते हैं। और फिर आप ये देखें कि आज इलेक्शन जब आगे हुआ है तो मैं एक जमहूरियत पसंद कारकुन हूँ, पॉलिटिकल, और मैं समझती हूँ कि इलेक्शंस के अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए पॉलिटिकल, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए मुल्क के अंदर। इलेक्शन से हम बिल्कुल कोई फरार हासिल नहीं करना चाहते, हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, लेकिन इसमें कोई कानूनी और आईनी नुकात है। आज आप कहते हैं कि ये इलेक्शन जो डिले हुआ है इसमें आपको आइन याद आ गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको उस वक्त आइन क्यों याद नहीं आया जब आपको 5-0 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको डिक्लेयर किया था कि आप आइन पहले पाकिस्तान के सर्टिफाइड आइन तोड़ने वाले। आपको याद है जो कासिम सूरी की जो रूलिंग थी और उस पर जो असेंबली तोड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 के फैसले से कहा कि खुलेआम आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, आइन को तोड़ा गया है और ब्लेटेंटली तोड़ा गया है। तो मुझे ये बताएं, जो शख्स आइन को तोड़ता है उसके ऊपर कौन सी शिक लगती है पाकिस्तान के कानून की? आर्टिकल 6 लगती है। मुझे आप ये बताएं कि नवाज शरीफ को तो आप एक्सपायर्ड इकामा रखने पर आप सजा दे देते हैं, पूरी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, 5 साल 10 साल के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए ताहयात आप उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, और उसकी बेटी को आप जेल में डाल देते हैं, पूरी PMLN की क्यादत को आप जेल में डाल देते हैं। आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आइन है उसको तोड़ा गया है। सजा किधर है उस आइन तोड़ने वाले की? आइन तोड़ना कोई पाकिस्तान में छोटा जुर्म है? मतलब जो शख्स चोरी करता है, छोटा चोर है, उसको तो आप 25 साल के लिए अंदर कर देते हैं, और जिस शख्स ने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है, आपने 5-0 से फैसला दिया है सर्टिफाइड आइन तोड़ने वाला, उसको आपने बगैर सजा के आपने घर जाने दिया। ये कभी किसी मुल्क में हुआ है? और अगर हुकूमत ने इसके ऊपर जो है अपील फाइल नहीं की है, हुकूमत ने पिटिशन नहीं दायर की कि इसको सजा दी जाए, हुकूमत की कमजोरी है इसके अंदर। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो पिटिशन फाइल होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्राइम नेवर डाइज। और आज भी ये दायर होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि आपने जिसको आइन तोड़ने वाला कहा है, आपने कहा है उसने आइन तोड़ा है, आपने उसको स्कॉट फ्री जाने दिया? क्या समझे हम इसको? और फिर इलेक्शन जब आगे हुए हैं, उसकी वजह क्या हुई है? उसकी वजह वो फैसला था जो रीराइट हुआ है। पहले तो सवाल ये बनता है ना कि एक ऐसे शख्स को जिसने आइन को और कानून को, पाकिस्तान के जमहूरियत को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को, पाकिस्तान की असेंबलीज को जिस शख्स ने एक बच्चों का खेल समझा है, उस शख्स के फैसलों पर यह मुल्क कैसे चलेगा? वो जब चाहे असेंबली तोड़ दे, जब चाहे इलेक्शन करवा दे, जब चाहे किसी की तकर्री को कंट्रोवर्शियल कर दे, जब चाहे मुल्क में अनाकी फैला दे। ये पाकिस्तान की रियासत चुप करके तमाशा देखती रहेगी?
आप मुझे इस बात का जरा जवाब दें कि उस वक्त चीफ मिनिस्टर कौन था जिस वक्त जो ये असेंबली तोड़ी? परवेज इलाही साहब। परवेज इलाही साहब तो असेंबली तोड़ना ही नहीं चाहते थे। और आपने परसों देखा जब इलेक्शन डिले हुआ, परवेज इलाही साहब का जो बेटा है मुनस इलाही, उसकी आप पढ़ें ट्वीट, उसने पंजाबी में ट्वीट की। अब वो अल्फाज में यहाँ दोहरा नहीं सकती क्योंकि वो मुनासिब अल्फाज नहीं है। तो एक जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है वो असेंबली तोड़ना नहीं चाहता, और आप मुल्क में अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, मुल्क में एनार्की क्रिएट करने के लिए, मुल्क में केओस क्रिएट करने के लिए आप असेंबली तोड़ते हैं। क्या इस शख्स के फैसलों के ऊपर पूरी हुकूमत चलेगी या रियासत चलेगी या कोर्ट्स चलेंगे? और उसके बाद आप ये देखें कि वो ये कहाँ से बात शुरू होती है। वो जो 25 मेंबरान थे जब हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, आपने वो 25 मेंबरान तहरीक इंसाफ की झोली में डालने के लिए आपने आइन को रीराइट किया। जिस तरह इकामा का फैसला आज तक कोई दुनिया की अदालत या कोई इवन पनामा जजेस जो हैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसी तरह जो आइन को रीराइट किया गया वो भी आज भी कोई आइन को रीराइट करने वाले भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ा स्टिग्मा है आइन के ऊपर, कानून के ऊपर, अदल के ऊपर और अदलिया के ऊपर। और उसी से इस क्राइसिस ने जन्म लिया। और उसके बाद आप ये देखिए, सुओ मोटो नोटिस एक नोट लिखता है, एक बेंच इजाजुल एहसन, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी, केस उनके सामने कोई और है, अचानक वो एक नोट लिख के भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीजेपी को, और वो उसके ऊपर सुओ मोटो लेते हैं। वो सुओ मोटो लेते हैं और उस पे जो है वो ऐसी चीज को जेर बहस ले आते हैं जो उस वक्त वहां पर बहस में थी नहीं। और उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया। उन्होंने ये कहा कि आप पहले इस चीज को वे किया जाना चाहिए कि असेंबली टूटी क्यों, लेकिन उनको बेंच में शामिल नहीं किया गया, उनको अलहदा कर दिया गया बेंच से, वो बेंच खत्म हो गया। और आज तक वो क्राइसिस प्रिवेल कर रहा है, आज तक वो क्वेश्चन मार्क है कि वो जो 2-5 से था, 2-3 से था या 4-3 से था। 4-3 जो 4-3 से अगर होता तो ये जो कि रियलिटी है 4-3 से था तो आज ये क्राइसिस ना आता। तो इसमें बिल्कुल इसके अंदर सहूलतकारी शामिल है। आई एम नॉट गोइंग टू मिन्स माई वर्ड्स, और ये मैं कौम के सामने ये हकायक जो है मैं रखना चाहती हूँ। उसी की वजह से ये कॉन्ट्रोवर्शियल सुओ मोटो, कॉन्ट्रोवर्शियल नोट जो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और इजाजुल एहसन साहब ने लिखा, और उसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्शियल बेंच, मैंने तो कहा था कि ये बेंच इस तरह से नहीं बनने चाहिए, और उन पे एतराज हुआ। आप देखें कि उन दोनों जजेस के ऊपर फाइनेंशियल जो मामलात हैं उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुजाहिर अली नकवी साहब का केस है वहां पर, और वो अभी तक बेंच नंबर 1 में, उनको बल्कि उल्टा बेंच नंबर 1 में डाल दिया। तो और अगर कोई बात करे वो तौहीन अदालत हो जाती है। तौहीन अदालत तो तब होती है जब अदालत से अदल नहीं होता और इंसाफ नहीं होता और करप्ट जजेस को प्रोटेक्ट किया जाता है। हर पाकिस्तानी का हक है कि अगर कौम के सामने सबूत आ गए कि कोई जज अगर करप्ट है या कोई जज जो है वो सोल्ड आउट है या किसी जज ने किसी की सहूलतकारी की है, अब आप मुझे बताएं उसके लिए आपको और क्या एविडेंस की जरूरत है। वो जो ऑडियो सामने आई है जिसमें वो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी ट्रक खड़ा कर दो, मतलब पहली बार सुना है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में ट्रक्स की बात हो रही है। और आप सब जानते हैं कि ट्रक किस चीज के लिए स्टैंड करता है। यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे, चौधरी परवेज इलाही साहब की ऑडियो है कि वो कह रहे हैं कि ये बेंच के आगे मेरा केस लगाओ। अगर इसको मैच फिक्सिंग और बेंच फिक्सिंग इसको नहीं कहते तो फिर किसको कहते हैं? और इसके खिलाफ जो बात करे, इसके खिलाफ जो इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाए, उसके ऊपर आप उसको तौहीन लगा दें या कहा जाए कि इसको तौहीन अदालत में पकड़ लो। तो इस तरह से अदल की इज्जत, इंसाफ की इज्जत, अदलिया की इज्जत जो है उसके फैसलों से होती है, उसके फैसले बोलते हैं। यहां पे ट्रक्स बोल रहे हैं, यहां पे बेगमात बोल रही हैं, यहां पर बच्चे बोल रहे हैं। कभी पाकिस्तान का मैंने इससे बुरा हाल कभी नहीं देखा। डिक्टेटरशिप्स में भी कुछ जो है वो फसाद रखा जाता है।
और फिर आप ये देखें कि अभी जो इलेक्शन आगे गया उसमें आप कह रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। पहले तो आइन की बात आप सबके मुंह से अच्छी नहीं लगती, आप आइन तोड़ने वालों में से। दूसरी बात कि सिलेक्टिव एप्लीकेशन आइन की क्यों हो रही है? आइन कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होंगे, पूरे मुल्क में केयर टेकर हुकूमत होगी। तो मुझे ये बताएं कि जो शख्स आज ये बात कर रहा है, कल अगर पंजाब असेंबली का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीत जाती है तो वो ज़हनी तौर पे बीमार शख्स जो है, या जो फितना करने के लिए पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है, क्या गारंटी है कि वो ये पंजाब असेंबली अगर नून लीग जीत जाती है तो वो फैसला मान लेगा? और उसके बाद वो केपीके अगर जीत जाता है, वहां पर उसकी फॉलोइंग है, अगर केपीके में वो जीत जाता है तो वो कौन इस बात की गारंटी देगा कि वो जीत के वो दोबारा असेंबली नहीं तोड़ेगा? और कौन इस बात की गारंटी देगा कि पंजाब असेंबली का इलेक्शन अगर पीएमएल-एन जीत जाती है तो ये नहीं कहेगा कि ये धांधली हुई है क्योंकि शहबाज शरीफ ऊपर फेडरल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर था, उसके नीचे ये प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन हुआ है, इसलिए इसमें धांधली हुई है? और कौन इस चीज की मुझे गारंटी देगा जो आज ये कह रहा है कि मोहसिन नकवी जो है उसने मेरे खिलाफ साजिश की है, जो पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं। इमरान ये कह रहा है कि मोहसिन नकवी ने मेरे खिलाफ साजिश की है और मोहसिन नकवी मेरे कत्ल की प्लानिंग कर रहा है। तो मोहसिन नकवी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के नीचे जब इलेक्शन पंजाब का होगा तो कौन ये मुझे गारंटी देगा कि इमरान खान ये कहेगा कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है? तो ये मसाइल जब कल भी होंगे, आज भी हैं, तो सिलेक्टिव एप्लीकेशन तो आइन की नहीं हो सकती ना। और फिर कभी सुना किसी ने कि जब इलेक्शन होगा, आधे मुल्क में केयर टेकर गवर्नमेंट होगी और आधे मुल्क के अंदर जो है वो केयर टेकर नहीं होगी? तो ये कोई ये सिलेक्टिव एप्लीकेशन तो आइन की नहीं हो सकती ना। और फिर क्या पाकिस्तान के अंदर ये रिवायत होगी कि एक बेवकूफ़ शख्स से जो मंशियात ज़दा दिमाग है उसके फैसलों से हमेशा ये हुआ करे कि हर 5 साल के बाद, 4.5 साल के बाद जो है वो इलेक्शन हुआ करे पंजाब और केपी का, और 5 साल के बाद जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का और बाकी 2 सूबों का, बलूचिस्तान और सिंध का इलेक्शन हुआ करे? क्या ये करना जो है ये इतनी बड़ी आइन के साथ गद्दारी नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? क्या हर 5 साल बाद यही ड्रामा हुआ करेगा? और वो ऐसे शख्स के कहने में जिसका काम ही यही है, जिसको लॉन्च ही बाहर गैर मुल्की ताकतों की तरफ से किया गया है कि पाकिस्तान में केओस और एनार्की फैलाओ, पाकिस्तान में अनरेस्ट फैलाओ ताकि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। जब से ये शख्स पाकिस्तान की सियासत में आया, पाकिस्तान ने सुख का सांस नहीं लिया, पाकिस्तान डाउन हिल जा रहा है। कल जब ये कह रहा था कि कीमतें यहाँ से यहाँ पहुँच गई हैं, डॉलर यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, जब नवाज शरीफ के दौर में कीमतें भी स्टेबलाइज थी, डॉलर भी स्टेबलाइज था, जो पाकिस्तान का रुपया डॉलर की जो है प्राइस उसमें, तो उसके बाद क्यों इस नाअहल शख्स के हवाले मुल्क किया गया? क्यों वो सब किया गया? उसके लिए पूरा स्टेज सेट किया गया कि ये नाअहल आए और पाकिस्तान में तबाही मचाए। सवाल अब से नहीं होगा, 2022 से सवाल नहीं शुरू होगा, 2017-18 से सवाल शुरू होंगे, क्योंकि मुल्क का जो जवाल है उस दिन से शुरू हुआ और उसका ये शख्स जिम्मेदार है। इसके कहने पर रियासत नहीं चल सकती, रियासत को पूरी कुव्वत से इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये मुल्क जो है ये गलत हाथों में चला जाएगा। तो इसके लिए मुझे आप सबके मदद की भी ज़रूरत है। मैं ये चाहूँगी कि आपकी बड़ी तवाना आवाज़ है, आपकी बड़ी सॉलिड आवाज़ है, आपकी बात में वज़न है। आप लोग इस मुल्क के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आप इस मुल्क के आइन के मुहाफ़िज़ हैं, इस मुल्क के कानून के मुहाफ़िज़ हैं। आप इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, आने वाली नस्लों के लिए आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें और कोई भी गैर कानूनी चीज़ मानने से इनकार कर दें, सहूलतकारी से इनकार कर दें कि अगर कोई सहूलतकारी हो रही है तो उनको नेम और शेम किया जाना चाहिए। मेरे पास इस तरह के हकायक हैं लाहौर हाई कोर्ट के चंद लोगों के बारे में कि अगर मैं यहाँ आज बयान कर दूँ तो बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा यहाँ पर, और मुझे अफसोस है कि वो बात मुझे अपने अंदर रखनी पड़ी। वो बात कौम के सामने आनी चाहिए कि किसने किसको ये कहा कि आपकी बेटी नहीं है। उस वो जो इलेक्शन हो रहा है, बेटियां सबकी सांझी होती हैं, वहां पर हमें सपोर्ट करें। दामादों के कहने में
बीवियों के कहने पे, बच्चों के कहने पे फैसले हो रहे हैं यहाँ पर, और एक ऐसे शख्स की सहूलतकारी की जा रही है जो शख्स इस मुल्क की तबाही का दूसरा नाम है। मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आपकी मदद की ज़रूरत है। शुक्रिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज लॉयर्स विंग के अहदेदारान से लाहौर में खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि लॉयर्स विंग मुस्लिम लीग नून का हरावल दस्ता है जो साबित कदमी से अपनी क़यादत के साथ खड़ा है। लॉयर्स विंग